Hello everybody, welcome to the YouTube channel of Government Girls College तारानगर once again। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर थर्ड सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी शुरू करने जा रहे हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम सेल का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो हमें पता है कि ऑर्गेनिजम्स की बॉडी सेल्स की बनी होती है, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, इनकी बॉडी सेल्स की बनी होती है। मतलब सेल ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। तो सेल को लाइफ की फंडामेंटल यूनिट माना जाता है। अब हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं इसको, तो पहले हम बात करें लाइफ क्या होती है। तो लिविंग बीइंग या लाइफ, तो लाइफ को कुछ हॉलमार्क प्रॉपर्टीज़ के द्वारा डिफाइन किया जाता है। ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर ये हॉलमार्क प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती है उसको हम लिविंग बीइंग बोलते हैं। और ये हॉलमार्क प्रॉपर्टीज़ कौन सी है? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस। तो ये जो सारी चीज़ें होती है लिविंग बीइंग के अंदर देखने को मिलती है। तो जिस ऑब्जेक्ट के अंदर ये हॉलमार्क प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती है उसको हम बोलते हैं लिविंग बीइंग या लाइफ। अब सेल्स के नंबर के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स दो टाइप के होते हैं। नंबर 1 यूनिसेलुलर, नंबर 2 मल्टीसेलुलर। अगर हम एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें जैसे कि ह्यूमन बीइंग, तो अपनी बॉडी में ये सारे जो हॉलमार्क प्रॉपर्टीज़ है लाइफ की ये देखने को मिलती है। इसी प्रकार से एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि पैरामीशियम, उसके अंदर भी ये सारी की सारी प्रोसेसेस देखने को मिलती हैं। अब चूंकि वो एक सेल है और अपनी बॉडी क्या है, बहुत सारी सेल्स की बनी है और दोनों के अंदर वो सेम प्रोसेसेस देखने को मिल रही है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि एक सिंगल सेल जो होती है वो एक बॉडी की तरह काम कर रही है। मतलब सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल की स्टडी से रिलेटेड बायोलॉजी की दो ब्रांचेज है, नंबर 1 साइटोलॉजी और नंबर 2 सेल बायोलॉजी। साइटोलॉजी जो थोड़ी होती है नैरो ब्रांच होती है और सेल बायोलॉजी एक वाइड ब्रांच होती है। तो साइटोलॉजी के अंदर हम सेल्स के कंपोनेंट्स की बात करते हैं। सेल्स की जो स्ट्रक्चर है और इसके जो कंपोनेंट्स हैं तो इनकी बात करते हैं। तो कंपोनेंट्स की स्ट्रक्चर और फंक्शंस साइटोलॉजी के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। मतलब इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स। और सेल बायोलॉजी के अंदर हम सेल स्ट्रक्चर, फंक्शंस, रिप्रोडक्शन और इसके जो डिफरेंट फंक्शंस हैं इनके रेगुलेशंस की बात करते हैं। तो सेल बायोलॉजी के अंदर हम मॉर्फोलॉजी को इंक्लूड करते हैं, आकारिकी को इंक्लूड करते हैं, फिजियोलॉजी कारिकी को इंक्लूड करते हैं, बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री मतलब सेल्स के अंदर कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं, इनका मेटाबॉलिज्म क्या होता है, कैसे सिंथेसाइज होते हैं, कैसे इनका ब्रेकडाउन होता है, तो इस चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। जेनेटिक्स मतलब ट्रेड्स को कैसे पास किया जाता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, तो हम सेल के रेस्पेक्ट में बात करते हैं ये। और सेल की पैथोलॉजी और सेल के इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट्स, सेल के इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव्स को सेल बायोलॉजी के अंदर इंक्लूड किया जाता है। अब सेल बायोलॉजी का जन्म कैसे हुआ, तो हम स्टार्ट करते हैं साइटोलॉजी से। साइटोलॉजी आई थी 17वीं शताब्दी के शुरू के अंदर, तो वहाँ से साइटोलॉजी शुरू हुआ था। तो पहले जो फोकस था वो सेल के कंपोनेंट्स के ऊपर था, फिर धीरे धीरे जो फोकस है वो जेनेटिक्स के ऊपर गया, बायोकेमिस्ट्री के ऊपर गया, तो इससे सेल बायोलॉजी डेवलप हुई। लेकिन जो स्टार्टिंग में जो सेल के कंपोनेंट्स थे इनको देखना पॉसिबल हुआ, सेल को देखना पॉसिबल हुआ विद द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप। तो सेल बायोलॉजी के अंदर नए नए एडवांसमेंट, नए नए डेवलपमेंट आए विद द डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्कोपी। तो माइक्रोस्कोपी का डेवलपमेंट जो था ये सेल बायोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। तो हम इसका थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं। तो जैसे कि हमने अभी अभी देखा कि जो माइक्रोस्कोप है ये बहुत इंपॉर्टेंट था साइटोलॉजी के लिए, सेल बायोलॉजी के लिए। तो जैकेरियस जेनसन ये वो पहले पर्सन थे जिन्होंने माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया था, माइक्रोस्कोप को बनाया था। इसके बाद वेरी फेमस रॉबर्ट हुक आए 1665 में। इन्होंने एक क्रूड माइक्रोस्कोप बनाया और इस माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर था 30x। मतलब ये किसी भी ऑब्जेक्ट को 30 गुना बढ़ाकर दिखा सकता था। हुक ने क्या किया, हुक ने पेड़ की छाल के टुकड़े लिए, मतलब कॉर्क के टुकड़े लिए और कॉर्क के छोटे छोटे टुकड़ों को अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप के अंदर नीचे देखा। तो इन्होंने जो स्ट्रक्चर देखी वो कुछ हनी कॉम्ब के जैसी थी, मतलब मधुमक्खी के छत्ते की जैसी थी। तो जिस प्रकार मधुमक्खी का छत्ता छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स का, छोटे छोटे रूम्स का बना होता है, उसी प्रकार से ये संरचना भी किसकी बनी थी, छोटे छोटे रूम्स की बनी थी। और इन्होंने इन रूम्स के लिए एक टर्म दिया, क्या टर्म दिया, सेल। तो सेल जो वर्ड है ये लिया गया था लैटिन वर्ड सेल्यूला से, जिसका मतलब होता है लिटिल रूम।
तो रॉबर्ट हुक को लिटिल रूम जैसी संरचनाएं दिखी और इन्होंने टर्म दे दिया सेल। लेकिन रॉबर्ट हुक जिन चीज़ों को देख रहे थे वो एक्चुअल में सेल नहीं थी, ये डेड सेल थी, ये लाइव सेल नहीं थी। ये जो देख रहे थे वो क्या थे, वो एम्प्टी सेल्स थी। इनके अंदर केवल सेल वॉल वाला पार्ट था जो कि डेड था। हालांकि इन्होंने दूसरी भी सेल्स देखी जिनके अंदर उन्होंने किसी टाइप के जूस की परिकल्पना की थी, जूस देखा था, और उन्होंने बताया कि ये जो सेल्स हैं इनके अंदर जूस पाया जाता है। लेकिन क्योंकि ये जो सेल्स थी, जो कॉर्क वाली सेल्स थी, ये ज़्यादा प्रोमिनेंट थी, इस वजह से इन्होंने अपना फोकस इनके ऊपर रखा। उसके बाद लाइव सेल को सबसे पहले देखा था एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक ने। एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक ने, इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी बोला जाता है। इन्होंने जो माइक्रोस्कोप बनाया था इसका मैग्नीफिकेशन पावर 300x था, तो इसकी आवर्धन क्षमता 300x थी। इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को देखा था। तो लिविंग सेल के अंदर इन्होंने ब्लड सेल्स देखी, स्पर्म सेल्स देखी, बैक्टीरिया देखे और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स एल्गी और प्रोटोजोन्स को इन्होंने पॉन्ड के वाटर के अंदर देखा था। तो एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक एक्चुअल में एक डच टेक्सटाइल मर्चेंट था और माइक्रोस्कोपी के अंदर इनका इंटरेस्ट था। तो ये वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने लाइव सेल को देखा था। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कवरी जो रही है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया था नोल एंड रस्का ने। हम माइक्रोस्कोपी के ऊपर एक अलग से वीडियो लेक्चर तैयार करेंगे, तो उसके अंदर एक टेक्निक और पढ़ेंगे हम, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। इसको डेवलप किया था जेरनिके ने। सो ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है सेल बायोलॉजी का। अब जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, और उस प्रिंसिपल का नाम क्या है, सेल थियरी, कोशिका सिद्धांत। तो लगभग जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल थियरी को फॉलो करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं इट इज़ द यूनिफाइंग फाउंडेशन ऑफ सेल बायोलॉजी। मतलब ये सेल बायोलॉजी का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है जो सारे ऑर्गेनिजम्स को यूनिफाई करता है। सेल थियरी के डेवलपमेंट में 5 साइंटिस्ट का योगदान है। पहले साइंटिस्ट थे ह्यूक जिन्होंने सेल वर्ड दिया था, दूसरे साइंटिस्ट थे ल्यूवेनहॉक, और तीसरे साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन। तो 5 साइंटिस्ट हो गए, हुक, रॉबर्ट हुक, एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट ब्राउन, मैथियस स्लाइडन और थियोडर स्वॉन। तो मैथियस स्लाइडन ने क्या किया, मैथियस स्लाइडन एक बॉटनिस्ट थे। इन्होंने बताया कि जितने भी प्लांट्स हैं वो इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट सेपरेट बींग्स, जिनको सेल बोला जाता है, उनके बने होते हैं। मतलब जितने भी प्लांट्स हैं वो सेल्स के बने होते हैं। मैथियस स्लाइडन ने कार्ल जीस को माइक्रोस्कोपी के डेवलपमेंट के लिए इंस्पायर किया था, और कार्ल जीस ने टाइप के लेंस डेवलप किए थे। तो कार्ल जीस के नाम से स्पेक्स के लेंस भी आते हैं और कैमरे के लेंस भी आते हैं। तो काफ़ी फेमस ब्रांड है ये कार्ल जीस। तो इनको इंस्पायर किया गया था मैथियस स्लाइडन के द्वारा। 1839 के अंदर थियोडर स्वॉन ने सेम की सेम चीज़ बताई एनिमल टिश्यूज़ के अंदर। उन्होंने बताया कि एनिमल टिश्यूज जो होते हैं ये भी इंडिविजुअल सेल्स के बने होते हैं। तो मैथियस स्लाइडन ने बताया कि प्लांट जो होते हैं वो सेल्स के बने होते हैं, और थियोडर स्वॉन ने बताया कि जो एनिमल टिश्यूज होते हैं वो सेल्स के बने होते हैं। तो यहाँ से जन्म हुआ सेल थ्योरी का। जब सेल थ्योरी को प्रपोज किया गया था तो इसके अंदर 2 बेसिक प्रिंसिपल्स हुआ करते थे। पहला प्रिंसिपल था ऑल ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर सेल्स। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, ये एक अथवा अधिक सेल्स के बने होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था, द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स, कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इनके अंदर सेल स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। तो ये 2 पॉइंट ओरिजिनल पॉइंट थे, 2 प्रिंसिपल ओरिजिनल प्रिंसिपल थे। इसके बाद तीसरा प्रिंसिपल कैसे आया, तीसरा प्रिंसिपल आया ब्राउन, नागेली और रुडोल्फ विर्चोव के वर्क से। तो ब्राउन प्लांट के अंदर स्टडी कर रहे थे, तो इन्होंने देखा कि प्लांट सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है सेंटर के अंदर, और इन्होंने इस स्ट्रक्चर को नाम दिया न्यूक्लियस। तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की प्रेजेंस को देखा था, न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया था, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। तो एक तो ऑब्जर्वेशन ये था। दूसरा था कार्ल नागेली का ऑब्जर्वेशन। तो कार्ल नागेली के ऑब्जर्वेशन ऑन द नेचर ऑफ सेल डिवीजन। तो इन्होंने सेल डिवीजन के नेचर को ऑब्जर्व किया था। और रुडोल्फ विर्चो ने क्या बताया, इन्होंने बताया कि सेल्स जो हैं केवल प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के डिवीजन से बन सकती हैं। सेल्स अराइज ओनली बाय द डिवीजन ऑफ अदर
प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये तीसरा पॉइंट था सेल थ्योरी का, ऑल सेल्स अराइज ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कि जितने भी सेल्स हैं इनका निर्माण पूर्व में विद्यमान सेल्स के डिवीजन से होता है, पूर्व में विद्यमान सेल्स से होता है। तो इस प्रकार सेल थ्योरी के 3 बेसिक प्रिंसिपल है। पहला प्रिंसिपल है जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये एक अथवा अधिक सेल्स के बने होते हैं। दूसरा क्या है, सेल सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर यूनिट स्ट्रक्चर का बेसिक यूनिट होता है। और तीसरा पॉइंट है जितने भी सेल्स हैं ये प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनते हैं। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो इन कंसेप्ट्स को फॉलो नहीं करते हैं, सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते हैं। तो ये ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं? पहला ऑर्गेनिज्म है वायरस। तो वायरस एक सिंपल सा पार्टिकल होता है जिसके बाहर प्रोटीन का कोट होता है और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। तो जेनेटिक मटेरियल होता है न्यूक्लिक एसिड, डीएनए अथवा आरएनए, और बाहर होता है कोट जो कि प्रोटीन का बना होता है, कैप्सिड जो कि प्रोटीन का बना होता है। तो सिंपलेस्ट है। तो इनके अंदर किसी भी टाइप का सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, मतलब इसके अंदर ऐसी कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं है जो सेल से मैच करती हो, तो इसको हम सेल ही नहीं मानते। तो इस वजह से यह सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है। वायरस का जो पार्टिकल है यह होस्ट सेल के बाहर इनएक्टिव होता है, मृत होता है, और जब ये सेल के अंदर चला जाता है तब इसका मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट हो जाता है और ये रिप्रोडक्शन करना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार इसको लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की योजक कड़ी या कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। उसके बाद प्रोटोजोन्स और कुछ एल्गी जैसे कि वाउचीरिया और कुछ फंजाई जैसे कि राइजोपस और बैक्टीरिया, तो ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं? यूनिसेल्यूलर होते हैं। दूसरा पॉइंट जो है सेल थ्योरी का, वो हमने क्या बताया कि सेल इज़ द यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स, कि जो सेल है वो सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्ट्रक्चर का यूनिट होता है, मतलब स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। अब लेकिन ये जो ऑर्गेनिजम्स है यूनिसेल्यूलर है, तो इनके अंदर हम यूनिट किसको माने? क्योंकि इनकी पूरी बॉडी क्या है? सेल है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं ए सेल्यूलर। तो ये जो ए सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है ये भी सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते हैं। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं सेल थ्योरी के, कुछ अपवाद हैं सेल थ्योरी के। नेक्स्ट जो थ्योरी है वो प्रोटोप्लाज्म थ्योरी। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होता है, वो हम इसके बाद बात करेंगे। पहले हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये माना गया कि जो सेल है, सेल के अंदर जो स्लाइमी सब्सटेंस पाया जाता है, मतलब जो चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, उसको प्रोटोप्लाज्म माना गया था। तो सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म को ऑब्जर्व किसने किया? कॉर्टी ने। और कॉर्टी ने क्या माना कि जो सेल के अंदर जो चिपचिपा पदार्थ होता है वो प्रोटोप्लाज्म है। कोई नाम इन्होंने प्रोटोप्लाज्म नहीं दिया, मतलब ये वो पहला साइंटिस्ट था जिन्होंने इस चिपचिपे पदार्थ को ऑब्जर्व किया था, नोटिस किया था। उसके बाद डुजार्डिन ने क्या किया, ये जो चिपचिपा पदार्थ है, ये जो स्लाइमी सब्सटेंस है, इसकी केमिकल स्टडी की, इसकी रासायनिक प्रवृत्ति को देखा और इसको नाम दिया सार्कोड। उसके साइंटिस्ट है परकिंजे। परकिंजे ने इस स्लाइम को, इस चिपचिपे पदार्थ को नाम दिया प्रोटोप्लाज्म। सो प्रोटोप्लाज्म वर्ड किसके द्वारा दिया गया? परकिंजे के द्वारा। वॉन बॉल ने बताया कि ये जो सेम की सेम चीज़, जो सार्कोड है या जो प्रोटोप्लाज्म है, ये सेम की सेम चीज़ किस में प्रेजेंट होती है? प्लांट सेल्स के अंदर भी पाई जाती है। तो वॉन बॉल ने प्रोटोप्लाज्म की प्रेजेंस देखी किसके अंदर? प्लांट सेल्स के अंदर। उसके बाद एक साइंटिस्ट और आए थे, मैक्स शुल्ज। इन्होंने बताया कि सार्कोड और प्रोटोप्लाज्म दोनों सेम चीज़ें होती हैं। सार्कोड और प्रोटोप्लाज्म दोनों सेम चीज़ होती है, ये बताया था शुल्ज ने। ओ हर्टविग ने प्रोटोप्लाज्म थियरी प्रपोज की थी। तो प्रोटोप्लाज्म थियरी ओ हर्टविग के द्वारा प्रपोज की गई। और हक्सले ने क्या बोला? हक्सले ने बोला कि प्रोटोप्लाज्म इज़ द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, की जो प्रोटोप्लाज्म है यह लाइफ का भौतिक आधार होता है। अब हम देख लेते हैं प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। तो हम बात करें एक प्लांट सेल की। तो कोई भी प्लांट सेल, फॉर एग्जांपल ये प्लांट सेल है, हेक्सागोनल सेल। तो प्लांट सेल के सबसे बाहर होता है सेल वॉल और उसके अंदर होता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। तो हम पूरा ही पार्ट ले रहे हैं। तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। अगर हम बात करें विद रेस्पेक्ट टू प्लांट सेल, अगर किसी प्लांट सेल का सेल वॉल हटा दिया जाए, तो हमने सेल वॉल हटा दिया, यहाँ पे ग्रीन वाला पार्ट हटा दिया है। अब जो पार्ट बचेगा इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म। ये सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है। तो प्रोटोप्लाज्म एक्चुअल में क्या है? प्रोटोप्लाज्म सेल का लिविंग पार्ट होता है। तो प्लांट के अंदर जो सेल वॉल होती है वो डेड होती है और उसके अंदर जो भी पार्ट होगा, सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी पार्ट होगा वो लिविंग पार्ट होता है। तो
उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। तो सिंपल सी डेफिनेशन सेल वॉल के रेस्पेक्ट में, या अगर हम इसको समझना चाहें तो ए सेल विदाउट सेल वॉल, बिना सेल वॉल की सेल को क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। तो समझने के लिए सिंपल सा कंसेप्ट है ये। और प्रोटोप्लाज्म एक्चुअल में क्या है, सेल का जो लिविंग पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। सो ये अपना है प्रोटोप्लाज्म थियरी। इसके बाद हम बात करते हैं साइज ऑफ अ सेल, कि सेल की साइज़ कितनी होती है, कितनी बड़ी होती है सेल। तो अधिकांश सेल्स छोटी होती है। अब ये छोटी क्यों होती है, बड़ी क्यों नहीं होती है? तो सेल्स जो होती है इसको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बाहर से लेने होते हैं, और इसके अंदर बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बनते हैं जो इसको बाहर निकालने होते हैं। अभी भी मॉलिक्यूल अंदर आएगा बाहर जाएगा तो वो डिफ्यूज़न के थ्रू होगा। अगर कोई सेल बड़ी होगी तो उसके अंदर डिफ्यूज़न की रेट भी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि एक कंसेप्ट, एक जो फैक्टर होता है जो डिफ्यूज़न को अफेक्ट करता है वो होता है डिस्टेंस। तो डिफ्यूज़न को बहुत सारी चीज़ों के द्वारा अफेक्ट किया जाता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इनमें से एक क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो सेल जितनी बड़ी होगी डिफ्यूज़न की डिस्टेंस भी उतनी ज़्यादा होगी, इस वजह से डिफ्यूज़न की रेट कम हो जाएगी। इस चीज़ को हम एक कंसेप्ट से और समझ सकते हैं, सरफेस एरिया और जो वॉल्यूम का रेशो होता है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशो, इससे इसको समझा जा सकता है। तो हम दो सेल्स लेते हैं, एक सेल जो छोटी है और दूसरी सेल जो बड़ी है। हम मानते हैं कि छोटी सेल जो है इसका रेडियस, इसकी जो त्रिज्या है, इसका जो रेडियस है वो 1 यूनिट है, और जो बड़ी सेल है इसका यूनिट है 10। अगर हम बात करें सरफेस एरिया की, थोड़ा सा मैथ कर लेते हैं। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr², और अगर हम बात करें वॉल्यूम की तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3πr³। तो इसका मतलब ये है कि सरफेस एरिया प्रोपोर्शनल होता है r² के, मतलब रेडियस के स्क्वायर के, और वॉल्यूम प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के क्यूब के। तो जो पहली जो सेल है, जो छोटी सेल है, इसका सरफेस एरिया कितना होगा, 4π, और इसका वॉल्यूम कितना होगा, 4/3π, क्योंकि एक का स्क्वायर भी एक होगा और एक का क्यूब भी एक होगा। अगर हम दूसरी सेल की बात करें तो इसका सरफेस एरिया होगा 4π × 100, और इसका वॉल्यूम होगा 4π × 1000। तो सरफेस एरिया बड़ी सेल का छोटी सेल की तुलना में 100 गुना ज़्यादा है, और इसका वॉल्यूम छोटी सेल की तुलना में 1000 टाइम्स ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे सेल का आकार बढ़ता है, सेल की साइज़ बढ़ती है, वैसे वैसे वॉल्यूम जो होता है वो सरफेस एरिया की तुलना में तेज़ी से बढ़ता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सरफेस एरिया और वॉल्यूम के रेशो की, तो जो छोटी सेल है इसके लिए सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशो कितना आएगा, 3 आएगा, और जो बड़ी सेल है इसके लिए कितना आएगा, 0.3 आएगा। तो इससे क्या होगा, तो पहली सेल जो है ये छोटी सेल है, इसके अंदर सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो भी पार्टिकल्स डिफ्यूज़ होंगे इसका कंट्रोल ज़्यादा है, कि भाई जो सरफेस एरिया आपके पास कम है तो आपके पास इतना वॉल्यूम भी नहीं है, तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। और अगर हम दूसरी चीज़ की बात करें, जो बड़ी सेल है इसकी बात करें, इसका वॉल्यूम तो हो गया ज़्यादा और सरफेस एरिया हो गया कम, तो इतना ईजिली इसके अंदर डिफ्यूज़न नहीं होगा, क्योंकि डिफ्यूज़न की रेट सरफेस एरिया के द्वारा भी प्रभावित की जाती है। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा डिफ्यूज़न की रेट भी उतनी ज़्यादा होगी। हालांकि बड़ी सेल के अंदर सरफेस एरिया ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे जो पार्टिकल्स डिफ्यूज़ होंगे उनका वॉल्यूम भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस वजह से यहाँ पे डिफ्यूज़न की रेट कम होगी। ये कारण है कि अधिकांश जो सेल्स होती हैं वो छोटी होती हैं, बड़ी नहीं होती हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि कोई सेल बड़ी नहीं होती है, कुछ सेल्स बड़ी भी होती है, जैसे स्केलेटल मसल सेल्स है। तो स्केलेटल मसल सेल्स जो होती है वो बड़ी होती है, लेकिन ये सेल्स बड़ी होती है तो इनके अंदर न्यूक्लियस भी बहुत सारे होते हैं, तो बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं इनके अंदर। तो इस वजह से क्या होता है कि इसके अंदर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन पूरी सेल के अंदर होता है। इसी टाइप से जो न्यूरॉन्स होते हैं, तो न्यूरॉन का जो एक्सोन होता है, तो न्यूरॉन का एक्सोन बहुत पतला होता है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी पार्टिकल्स है जिनका डिफ्यूज़न होना है तो वो मेम्ब्रेन के संपर्क में रहेंगे। तो क्योंकि बहुत नैरो है सेल, बहुत ज़्यादा नैरो है, इस वजह से जितने भी पार्टिकल्स हैं वो मेम्ब्रेन के संपर्क में रहेंगे। हम बात करें सेल्स की, कि सेल्स की साइज़ क्या होती है, तो एक टिपिकल
प्रोकैरियोटिक सेल की साइज होती है 1 to 10 माइक्रोमीटर, और एक यूकैरियोटिक सेल की साइज होती है 10 to 100 माइक्रोमीटर। अगर हम सबसे छोटी सेल की बात करें, स्मॉलेस्ट सेल, तो स्मॉलेस्ट सेल होती है PPLO, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, तो इसकी साइज होती है 0.1 माइक्रोमीटर। अगर हम सबसे बड़ी सेल की बात करें तो सबसे बड़ी सेल होती है ऑस्ट्रिच एग। तो ऑस्ट्रिच एग जो होता है इसकी साइज होती है लगभग 175 mm। तो सेल्स अलग अलग आकृति की होती हैं। जैसे इस डायग्राम के अंदर हम जो फर्स्ट जो सेल देख रहे हैं वो है कोनोसाइट। कोनोसाइट पोरीफेरा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है, तो ये फनल जैसी शेप में आती हैं। दूसरी जो अपने को दिख रही है ये है पैरामीशियम। तो पैरामीशियम एक प्रोटोजोन होता है, तो इसका जो शेप है ये स्लीपर के जैसा होता है। तीसरा जो स्ट्रक्चर अपने को दिख रहा है वो है स्पर्म का। तो स्पर्म के अंदर एक लंबी सी टेल पाई जाती है। इसका हेड छोटा सा होता है क्योंकि इसको खाली जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करना होता है, साइटोप्लाज्म इसके अंदर नहीं पाया जाता, इस वजह से इसका हेड छोटा होता है। और क्योंकि इसको स्विम करना होता है इस वजह से इसके अंदर टेल पाई जाती है। फोर्थ है एग सेल, जो कि स्फेरिकल होता है। आरबीसी, तो आरबीसी जो है यह बाई डिस्कोइडल होती है। इसके दोनों साइड के ऊपर गर्त पाई जाती है। गर्त इसलिए पाई जाती है ताकि ये मैक्सिमम ऑक्सीजन को कैरी कर सके। ये गर्त जो होती है इसका सरफेस एरिया बढ़ा देती है। ये सेल है डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी जब ब्लड के अंदर सर्कुलेट होती है तब ये स्फेरिकल होती है, और जब ये दूसरे जगहों पे जाती है जैसे टिश्यूज़ के अंदर जाती है तब ये स्यूडोपोडिया से निकलते हैं और ये इरेगुलर हो जाती है। ये सेल है एडिपोसाइट, फैट सेल। एडिपोसाइट या फैट सेल, ये फैट को स्टोर करती है, तो इस वजह से ये गोलाकार होती हैं, स्फेरिकल होती हैं। ओस्टियोसाइट, तो ओस्टियोसाइट बोन सेल को बोलते हैं। ये स्टिलेट होती है, इनसे बहुत सारे प्रवर्ध निकलते हैं, ये तारे जैसी होती हैं। और ये स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स। स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स, तो स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स लेयर बनाने का काम करती है, लेयरिंग करती है ये, तो इसी वजह से ये चपटी होती हैं। और ये सेल है न्यूरॉन। तो न्यूरॉन जो होते हैं वो लंबे होते हैं, इनका काम होता है इंटीग्रेशन, कोऑर्डिनेशन, मतलब मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट करना, इस वजह से ये लंबे होते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो ह्यूमन सेल्स हैं, जो ह्यूमन की बॉडी में जो पाए जाने वाली सेल्स हैं, इनका शेप कहीं ना कहीं इनके फंक्शन को डिफाइन करता है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम माइक्रोस्कोपी डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट टाइप की जो माइक्रोस्कोपी को उससे किस प्रकार से सेल्स को विजुअलाइज किया जा सकता है। थैंक यू सो मच।